आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात ये करने वाले हैं कि फॉरेन ट्रेड किस प्रकार से होता है। फॉरेन ट्रेड का देखो, फॉरेन का मतलब आपको मालूम है एक कंट्री के दूसरे कंट्री का, यानी कि जो विदेश वाला चीज हो, इसका मतलब क्या हुआ फॉरेन। और ट्रेड का मतलब आपको मालूम है व्यापार। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक कंट्री का आदमी किसी दूसरे कंट्री में जाके अपने सामानों को बेचेगा या फिर खरीदेगा, तो इसका मतलब ये हो गया फॉरेन ट्रेड का मतलब। और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब हो गया कि अलग अलग कंट्री के मार्केट को आपस में इंटीग्रेट करो, जोड़ो, एक साथ मिलाओ। तो कैसे मिलेगा? वो ट्रेड के थ्रू मिलेगा। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, दैट इज मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज। देखिए जब कोई भी प्रोड्यूसर फॉरेन ट्रेड करता है, मतलब ये हो गया कोई भी वो आदमी जो कि अपना सामान बना रहा है और वो अपने सामान को बनाने के बाद अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में भी यदि बेचता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोड्यूसर का अपॉर्चुनिटी क्या हो जाता है, प्रॉफिट अर्न करने का बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाटा कंपनी हमारे भारत में केवल कार बनाए और केवल भारत में बेचे, तो उसको प्रॉफिट कम होगा। लेकिन वो भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन, रसिया, इन जगहों पे भी यदि जाके वो अपने कार को बेचेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो फॉरेन ट्रेड बेसिकली करता क्या है, प्रॉफिट अर्न करने का अपॉर्चुनिटी बढ़ा देता है। आप जितना प्रॉफिट अर्न करते थे, प्रॉफिट अर्न आप अभी भी करेंगे लेकिन ज़्यादा करेंगे। तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, किसी भी प्रोड्यूसर के प्रॉफिट अर्न करने के अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? तो फॉरेन ट्रेड हमारा वही चीज करता है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। डोमेस्टिक मार्केट्स का मतलब क्या, कि जिस कंट्री में कंपनी है उसी कंट्री के अलावा भी वो दूसरे जगह पे जाए, अपने सामानों को बेचे, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और अलग अलग मार्केट में आपका पहचान भी बढ़ेगा, है ना। वही बात लिखा हुआ है, दैट इज मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज। तो अपने कंट्री के अलावा भी आपको दूसरे कंट्री के मार्केट में जाना है, अपने सामानों को बेचना है, तभी जाके आपका जो है प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका जान पहचान भी आपके कंपनी का बढ़ेगा, है ना। ये होता है फॉरेन ट्रेड का बेनिफिट। आगे, प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉरेन ट्रेड में और क्या होता है, बेसिकली फॉरेन ट्रेड में ये होता है कि प्रोड्यूसर अपने कंट्री में तो सामानों को बेचता ही है, अपने कंट्री के अलावा आसपास अगल बगल वाले कंट्री में भी अपने सामानों को बेचेगा, अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, तो प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिलेगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है सिमिलरली, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे हमने बात बेसिकली किसके बारे में किया, प्रोड्यूसर के बारे में जो अपने सामानों को बना रहा है। उसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं बायर के बारे में, जो सामानों को खरीदेगा। सिमिलरली बायर्स हैव द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जो उस कंट्री में आज तक बन रहा था वहां के लोग उसी को खरीद रहा था, लेकिन अब उस कंट्री में बाहर का सामान आएगा तो इन लोगों के पास यहाँ पे चॉइस बढ़ जाएगा। उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अपने कंट्री के सामानों को खरीदें या फिर जो बाहर से आया है उसको खरीदें। तो यहाँ पे बायर को भी फायदा होता है और प्रोड्यूसर, दोनों को फायदा होता है, दोनों का जान पहचान ज़्यादा बढ़ता है। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा होता है और बायर को ऑप्शन ज़्यादा रहता है, उसके पास चॉइस ज़्यादा रहता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है हम किसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, जो अच्छा लगेगा उसको खरीदेंगे, है ना। तो बायर्स को जो है ना चॉइस ज़्यादा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विद द ओपनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे जैसे हमारा फॉरेन ट्रेड ओपन होता गया, बढ़ता चला गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने सामानों को जाके बेचने लगा, वैसे वैसे क्या होने लगा, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। यहाँ पे मार्केट का मतलब क्या है, कंट्री, यानी कि एक कंट्री का मार्केट दूसरे कंट्री के मार्केट से आपस में जुड़ने लगा। किस प्रकार से जुड़ने लगा, एक कंट्री का सामान जब दूसरे कंट्री में जाएगा, और वैसी बात है कि इस कंट्री का सामान उसमें गया, इसका मतलब क्या, दोनों का सामान मिल गया, इंटीग्रेट हो गया, दोनों का मार्केट आपस में जुड़ गया, है ना। तो जैसे जैसे हमारा फॉरेन ट्रेड आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमारा एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में पहुंचने लगा और लोगों का जो चॉइस था, बायर्स का जो चॉइस था, वो भी बढ़ने लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चॉइस ऑफ गुड्स राइजेस इन द मार्केट्स, सिंपल सी बात लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ा, वैसे वैसे जो बायर्स का चॉइस है वो धीरे धीरे वो भी बढ़ता चला गया। उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम किसके सामानों को खरीदें, है ना, जो अच्छा लगेगा उसको वो खरीदेगा। आगे, दस वी कैन से दैट
फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो इस मायने में हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड क्या करता है, अलग अलग कंट्री के मार्केट को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। किस मायने में? आपको जो इस कंट्री में सामान देखने को मिलेगा उस कंट्री में भी वही सामान देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मार्केट आपस में सिमिलर है, दोनों जुड़ा हुआ है। इस मायने में हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड अलग अलग मार्केट को आपस में इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। कोई समस्या है इसमें? तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि फॉरेन ट्रेड है, लोगों के पास परमिशन है कि आप एक कंट्री में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए ये चीज हो पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का, अच्छा इस चैप्टर का नाम ही था, नाम ही क्या था? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो हमने पहले वाला क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, आइडिया, थॉट अक्रॉस द कंट्री। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हमारा गुड्स ट्रेवल हो जाए, सर्विस, आइडिया, थॉट, पीपल, इन्हीं सब चीजों को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन हमने ये भी कहा था कि इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन थोड़ा सा केवल चेंज होता है, केवल थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी रहता वही है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। क्या? देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि अलग अलग कंट्री को तुरंत आपस में क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो। वही हमारा कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आ गई? जैसे आज हमारे भारत में यदि जापान का सामान, चाइना का सामान, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का सामान आ पा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि हर एक मार्केट आपस में इंटीग्रेट हो चुका है, जुड़ चुका है। बात समझ में आ गई? तो वही बात यहाँ पे था कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो यदि हमारा एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, इसका मतलब वहां पे ग्लोबलाइजेशन है। बात समझ में आ गई? तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आपके माइंड में जब भी वर्ड आए तो आपको समझना केवल ये है कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन जिसके तहत एक कंट्री का सामान किसी दूसरे कंट्री में फ्रीली जा सकता है और वो ट्रेड कर सकता है। कोई डाउट इसमें? और ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेड करेगा सामान एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जाएगा तो दो कंट्री आपस में अपने आप मिल जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। यही होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन देता है, यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से सबसे ज्यादा जोड़ने का काम कौन करता है, इंटरकनेक्ट करने का काम कौन करता है, मालूम है? वो करता है एमएनसी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब एक कंट्री का कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना कंपनी सेटअप करेगा, यानी कि एमएनसी अपना लगाएगा वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो कंट्री का लेन देन आपस में होगा, और दो कंट्री का आपस में लेन देन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में इंटीग्रेट हो रहा है, दोनों कंट्री का मार्केट आपस में मिल रहा है ना? तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन दे रहा है? तो आपको आपका जो जवाब है वो होना चाहिए एमएनसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है तभी जाके ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज हमारे भारत में आधा से ज्यादा कंपनी ऐसे हैं जो कि विदेशियन कंपनी है, फॉरेनर कंपनी है, यानी कि एमएनसी है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे इंडिया का कुछ ही कंपनी है, जैसे टाटा हमारे इंडिया का है, फिर से बिरला हमारा है, फिर से इन्फोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा है, रिलायंस है, ये सब इंडिया का है। लेकिन इसके अलावा जो है ना, जैसे जो आप गाड़ी देखते हैं रोल्स रॉयस, ये सब महंगे महंगी गाड़ी, खास करके ऑडी, ये सब विदेशी कंपनी का है ना? तो ऐसा क्यों हो पाया? विदेशी कंपनी भारत क्यों आ पाया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है, तभी वो सामान हमारा यहाँ पे आके बेच पा रहा है ना? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है, एक कंट्री का मार्केट दूसरे कंट्री के मार्केट से जुड़ता है, तो आपके कंट्री में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि बाहरी लोग पैसा यहाँ पे ज़्यादा लगाते हैं, कंपनी ज़्यादा लगाते हैं, और नया नया टेक्नोलॉजी भी आपके यहाँ पे आता है। जैसे मान लीजिए सपोज अभी टेस्ला जो कार है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में टेस्ला कार है। मान लीजिए यदि ग्लोबलाइजेशन होगा ही नहीं तो क्या कभी भी आप टेस्ला को भारत आने दीजिएगा?
परमिशन ही नहीं दीजिएगा। अब जब आप परमिशन नहीं दीजिएगा टेस्ला को भारत में आने का, तो वो टेक्नोलॉजी टेस्ला वाला भारत में कभी आ ही नहीं पाएगा। लेकिन भारत क्या है, पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, पूरी तरीके से अपना मार्केट खोल दिया है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो इस वजह से ये होगा कि भारत में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि भारत में ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि यहाँ का मार्केट सभी के लिए खुला हुआ है। ठीक है, आगे। ऑल्सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। और ग्लोबलाइजेशन के कारण ही एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री में जा सकता है। अब वो किसी भी रीजन से जा सकता है, चाहे वो अच्छे इनकम के लिए जाए, चाहे वो अच्छे जॉब के लिए जाए, चाहे वो अपने अच्छे शिक्षा के लिए जाए। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कि इंडिया का बहुत सारा मेडिकल स्टूडेंट या फिर डॉक्टर वाला स्टूडेंट जो डॉक्टरी का तैयारी करता है, मेडिकल स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो सब विदेश चल जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों जा रहे हैं पढ़ने? क्योंकि वो कंट्री हम लोग को वेलकम कर रहा है, कह रहा है कि भाई आपके लिए यहाँ का जो मार्केट है ना वो खुला हुआ है, आप यहाँ पे आओ, जॉब करो, जो भी करना है, पढ़ाई लिखाई जो भी करना है आप यहाँ पे करो, है ना। तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के तहत ही हो पा रहा है। तो यदि ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो एक कंट्री का आदमी किसी दूसरे कंट्री में नहीं जा पाएगा, और एजुकेशन हो, चाहे इनकम हो, चाहे जॉब हो, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन में। कोई डाउट इसमें? चलिए, एक टॉपिक हमारा बच रहा है आज के क्लास का, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है आपका फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।